हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दापूस लर्निंग। मेरा नाम है अनुराधा और मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की हिंदी क्षितिज का पाठ, जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। और इसी के प्रश्न उत्तर पर चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शीर्षक है एक कहानी यह भी और लेखिका है मन्नू भंडारी और चैप्टर है 14। सबसे पहले हम देखते हैं मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सब कहानी संग्रह है। और आपका बंटी महाभोज उपन्यास है इनका। और यह जो रचना है एक कहानी यह भी, इनकी आत्मकथा का एक अंश है। इस कहानी में जो लेखिका है इस पाठ की मन्नू भंडारी, उनके जीवन के कुछ पहलुओं को दर्शाया गया है। जब 1946-47 में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें इन्होंने जिस उत्साह के साथ आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, उसके कुछ पहलुओं का चित्रण किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म भानपुरा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश का एक गांव है भानपुरा, वहां पर हुआ था। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। तो आपको बताना है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा था और किस तरह से पड़ा था। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्यतः दो लोगों का प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को गहराई तक प्रभावित किया। वो कौन कौन से लोग थे? तो एक तो उनके पिताजी थे और दूसरे उनके स्कूल की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। उनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर बहुत गहरे रूप में पड़ा था। तो कैसे पड़ा था? पहला है पिता का प्रभाव। लेखिका के मन पर उनके पिता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभाव पड़ा। तो नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था? वे लेखिका की तुलना उनकी बहन सुशीला से करते थे, जिससे उनके मन में हीन भावना पैदा हुई। लेखिका की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम था सुशीला, उससे उनके पिताजी जो थे तुलना करते रहते थे। ऐसा अधिकतर घरों में होता है कि जो माता पिता होते हैं अपने एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे के सामने बढ़ा चढ़ा कर करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसकी तुलना की जाती है उसके मन में एक तो हीन भावना पैदा होती है और अपने दूसरे भाई बहनों के प्रति एक ईर्ष्या की भावना भी जागृत हो जाती है। इसी तरह से लेखिका के साथ भी हुआ था कि उनके मन में हीन भावना पैदा हो गई थी। और उनके पिताजी का दूसरा सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था कि उन्होंने लेखिका को देश की राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया तथा देश के प्रति जागरूक करते हुए आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाने योग्य बनाया। सक्रिय भूमिका निभाने योग्य इस तरह से बनाया कि उनके पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि वो आंदोलन में भाग लें, भाषणबाजी करें, जुलूस निकालें, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख जाए, अपनी एक स्वतंत्र राह चुने और जो शिक्षा मिली उन्हें उससे वो क्या सही है क्या गलत है इसमें वो विभेद कर पाएं। अब दूसरा है प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्यिक समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में मदद की। इसके अलावा उन्होंने लेखिका के मन में आत्मविश्वास का संचार किया। लेखिका के व्यक्तित्व को उभारने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये जो शीला अग्रवाल थी उनको अच्छी अच्छी साहित्यिक पुस्तकें चुन चुनकर पढ़ने में मदद की और इनकी एक अपनी अलग समझ विकसित करने में भी अपना योगदान दिया। दूसरा प्रश्न है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना क्यों कहा है? तो उत्तर है इसका, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई घर को भटियार खाना कहकर संबोधित किया है, क्योंकि उनका मानना था कि रसोई में काम करने से लड़कियां चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती हैं, उनकी नैसर्गिक प्रतिभा उसी चूल्हे में जलकर नष्ट हो जाती हैं, अर्थात वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो रसोई में काम करते हैं या जो घर के काम काज जो होते हैं ना, इतने उबाऊ होते हैं और एक बार जो उसमें लग जाता है तो उससे अलग और बाहर का कुछ सोच ही नहीं पाता है। इसी तरह से लेखिका के पिता उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे और उन लोगों को रसोई में बिल्कुल जाने से मना करते थे कि रसोई में जाओगे तो सिर्फ उसी में रह जाओगे। इसलिए
तीसरा प्रश्न है, वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनकर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न कानों पर। उत्तर, लेखिका राजनीतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस कारण लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल ने उनके पिता के पास एक पत्र लिखा जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात लिखी थी। यह पढ़कर पिताजी गुस्से में आ गए। कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती हैं और नारे लगाती हुई प्रदर्शन करने लगती हैं, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। उन्होंने यही बात हर्ष से गदगद होकर लेखिका की माँ को बताया। जब माँ के द्वारा यही बात लेखिका को पता चली तो उसे न तो अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न ही कानों पर। जब गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया और असहयोग आंदोलन चलाया तो पूरे देश में आंदोलन की बाढ़ आ गई थी और उसी बाढ़ में स्कूली बच्चे भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर देश की आज़ादी में योगदान देने के लिए निकल पड़े थे। तो ऐसा ही मन्नू भंडारी ने भी किया, लेकिन ये उनके पिताजी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी आंदोलन करे, ये सब करे, बाहर जाए, है ना। तभी स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको पत्र लिखा कि आपकी बेटी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तब उनके पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है। यह सब सुनकर उनको अपने कानों पर और आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरे पिताजी ये सब कह सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी लड़कियों की आज़ादी की सीमा वहीं तक समझते थे कि कोई घर आए तो लड़की उसके साथ उठ बैठ ले, उनके साथ बातें कर ले, ये नहीं कि लड़कों की तरह नारे लगाती फिरे, हड़तालें करवाए, लड़कों के साथ घूमे, ये सब बातें थी। चौथा प्रश्न है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखें। तो उत्तर है, लेखिका और उसके पिता के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने व बनाने की चाह थी, पर वे चाहते थे कि वह सब घर की चारदीवारी में रहकर हो, जो कि संभव नहीं हुआ। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर हाथ उठा उठाकर लड़कों के साथ नारे लगाए अथवा जुलूस निकाल कर हड़ताल करे। दूसरी तरफ लेखिका को अपने घर तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के बीच की वैचारिक टकराहट का प्रमुख कारण था। अब रचना और अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। उत्तर, स्वाधीनता आंदोलन के समय सन 1942 से 47 तक देश भर में देशभक्ति की भावना चरम पर थी। आज़ादी पाने के लिए जगह जगह हड़तालें, जुलूस और प्रदर्शन हो रहे थे और प्रभात फेरियां निकाली जा रही थी। इस आंदोलन के प्रभाव से लेखिका भी अछूती नहीं थी। वह सड़क के चौराहे पर हाथ उठाकर भाषण देती, नारे लगाती तथा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए हड़तालें करती। इस प्रकार लेखिका स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रही थीं। छठा प्रश्न है, मनुष्य जीवन में पड़ोस कल्चर का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस विषय में अपने विचार लिखिए। पड़ोस कल्चर वह होता है बच्चों, जब हम अपने आसपास रहने वाले लोगों से अच्छे संबंध बना कर रखते हैं, दुख सुख में हम उनका साथ देते हैं और वो हमारे साथ देते हैं, ये सब होता है पड़ोस कल्चर। तो उत्तर है, मनुष्य के सामाजिक विकास में पड़ोस कल्चर का काफ़ी योगदान होता है। पड़ोस कल्चर हमें व्यवहारिक समझ देता है, जिससे हम दुनियादारी सीखते हैं। इससे व्यक्ति को अकेलापन महसूस नहीं होता है, परंतु आज की दुनिया में लोग अपने घर अथवा फ्लैट तक ही सीमित रह गए हैं, जिससे आजकल बहुत सारे बच्चे अंतर्मुखी तथा शर्मीले होते जा रहे हैं। पड़ोस कल्चर की समाप्ति के कारण लोगों को दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहा है। टीचर का रिमार्क मिला है अति उत्तम का। तो यह था एक कहानी यह भी का प्रश्न उत्तर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और यह भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस चैप्टर पर देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।